हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो देखो भाई, अभी हमारे क्लास 12 का 12वां चैप्टर चलता है तरंग प्रकाश की, है ना, या प्रकाश की नेचर कह सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स कह सकते हैं। लेकिन वो चैप्टर अलग से चल रहा है। उसके साथ साथ ही हम रिवीजन के लिए कुछ वीडियो यानी इसके ऊपर अपलोड करें, जिसको हालांकि कोई भी स्कूल का कोई विद्यार्थी देख सकता है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और जितने भी स्टूडेंट अभी यानी घर पे बैठे हैं जिनके यानी कहना, क्योंकि जब वीडियो वगैरह देखोगे ना आप, तो आपका एक अच्छा यानी रूटीन बनेगा इससे, है ना, और आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को पढ़ पाओगे। तो जो जो टॉपिकों में आपके जो पूरे साल जो दिक्कत रही है, जो विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो मेरे पास आती थी कि ये टॉपिक याद नहीं हो रहा है, हम पहले उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आपको जो टॉपिक भी मुश्किल लगे उसके लिए आप वीडियो के अंदर यानी इसके कमेंट में लिख देना कि इस टॉपिक पे वीडियो पहले बनाओ। वो वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसको नहीं भूलना है, देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब है तो पक्का ही करना है सबको ही। अब देखो, ताकि लाइव क्लासेस चला सके कुछ समय बाद। अब देखो यहाँ पर भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रत्यावर्ती धारा का एक ये टॉपिक है। जैसे 12वां चैप्टर के तो हमारे कंटिन्यू कुछ लेक्चर चल रहे हैं, और साथ के साथ वो पूरा करा देंगे कुछ दिनों के अंदर। तो देखो, इसके साथ ही हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके ऊपर कुछ वीडियो हम यानी जो इसके ज़्यादा जो इसके यानी टफ जो टॉपिक है, केवल उन्हीं के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और पूरे का रिवीजन करवाना तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन पहले हम ये कोशिश करेंगे जितने भी टफ जो टॉपिक है उनका हम पहले वीडियो बना दें। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक है, आपको पता हो तो, श्रेणी LCR परिपथ। LCR परिपथ क्या होता है? L का मतलब होता है प्रेरक। क्या होता है? प्रेरक कुंडली होती, उसको कहते हैं LC। C का मतलब संधायित्र, और R का मतलब प्रतिरोध। जब ये तीनों के तीनों किसी स्रोत से जुड़े होते हैं, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, तो प्रत्यावर्ती धारा का उस समय वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। ये होता है आपके L, ये होता है C, और ये आपका होता है R, है ना। मतलब इसका सब प्रेरकत्व कितना? L, इसकी धारिता कितनी? C, और प्रतिरोध कितना? R। जब ये तीनों अवयव जुड़े होते हैं ना, हमने ये चीज़ देखी थी कि भैया जो दिष्ट धारा होती है ना, दिष्ट धारा को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए धारा नियंत्रक काम में लेते हैं। धारा नियंत्रक क्या चीज़ है? वास्तव में परिवर्तनशील प्रतिरोध है। क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे के रेगुलेटर में क्या होता है? आपने कहा कि भाई मान लो 5 तक नंबर है उसमें, कि आप रेगुलेटर को 5 पे कर दो तो पंखा बहुत तेज चलेगा। तो 5 पे करने का मतलब क्या आपने? रेगुलेटर 5 पे करने का मतलब है कि आपने उस पंखे में जो ये धारा जा रही है जिस तार के माध्यम से, उस रेगुलेटर के अंदर कुछ पीछे कुंडलियाँ लगी है जिनका अलग अलग प्रतिरोध है। 5 नंबर में करने का मतलब है कि प्रतिरोध सबसे कम कर दिया आपने, प्रतिरोध मिनिमम कर दिया आपने 5 नंबर पे करने का मतलब। तो प्रतिरोध मिनिमम करने का मतलब धारा अधिकतम हो गई और पंखा सबसे तेज चलेगा। और अगर उस अगर रेगुलेटर को आप 1 नंबर पे कर दो तो मतलब पंखा धीरे चलाना चाह रहे हो तभी 1 नंबर पे किया, यह 1 नंबर पे तेज चलता है, अरे 1 नंबर पे धीरे चलता है ना। तो 1 नंबर पे जब आप रेगुलेटर को करोगे तो उसका क्या मतलब समझे आप? कि आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया है और धारा जो पंखे में जो जितनी भी धारा जा रही है वो कम हो गई और पंखा धीरे चलेगा। मतलब दिष्ट धारा को कंट्रोल करने के लिए हम धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं, केवल R का। केवल किसका उपयोग करते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक में वास्तव में परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो, केवल और कुछ नहीं होता है। तो प्रतिरोध के आधार पर दिष्ट धारा को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करना है तो प्रतिरोध के अलावा 2 अवयव और है भैया। उसमें से एक तो है संधायित्र और एक है प्रेरक। कौन है? प्रेरक है। जैसे कोई जनरेटर चल रहा होता है, उस जनरेटर को अगर आपको बंद करना है, ट्रैक्टर में भी ऐसा ही होता है, तो उसमें एक इस प्रकार की चौक कुंडली होती है जिसको पकड़ के खींचते हैं। तो उसको जैसे ही खींचा जाता है ना, तो थोड़ी देर में क्या होता है, वो ट्रैक्टर या वो जो होता है जनरेटर वो बंद हो जाता है। वो बंद क्यों हो जाता है? वो वास्तव में चौक कुंडली होती है जो इसी के आधार पर बनाई जाती है, प्रेरक के आधार पर। ये मैंने हालांकि क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था आपको। और ये संधायित्र C है और ये प्रतिरोध R। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को प्रतिरोध के अलावा प्रेरक से या संधायित्र से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को केवल और केवल प्रतिरोध से नियंत्रित किया जा सकता है। तो LCR परिपथ का अब हम अध्ययन करेंगे, जिसमें केवल कौन सा मैं आपको हल बता रहा हूँ? विश्लेषणात्मक। पहली बात तो ये श्रेणी LCR परिपथ है, श्रेणी क्रम वाला श्रेणी LCR परिपथ है।
ऐसी परिपथ है, ये चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, इसके दो प्रकार से हल किए जाते हैं, एक तो होता है आपका फेजर आरेख विधि द्वारा और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक हल। आसान कौन सा है? फेजर आरेख विधि द्वारा, ये बताया था मैंने क्लास के अंदर ही। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो इसके डेरिवेशन में ये आपका जैसे प्रेरक कुंडली है, ये आपका संधारित्र है, ये आपका प्रतिरोध है और ये आपका जुड़ा है एसी स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। ये L है, ये C है और ये क्या है आपका R है। अब अगर भाई एक चीज़ आप ध्यान से देखो इसके अंदर, तो किरचॉफ का अगर मैं नियम लगाऊं तो किरचॉफ के नियम के अनुसार वोल्टाओं का टोटल या फिर बीजगणितीय योग कितना होता है? कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब ये जो वोल्टेज है V बराबर, ये किस पे प्राप्त होगा? इस पर भी और इस पर भी। मतलब VL प्लस VC प्लस VR, VL प्लस VC प्लस VR बराबर कितना? V नोट साइन ओमेगा टी। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब बताओ मुझे प्रेरक के ऊपर जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है? VL, वो VL बराबर होता है L di बाई डी टी। क्या इतना ही होता है क्या? याद करो, VL बराबर L di बाई डी टी। इसको E से लिखते थे हम। कोई प्रेरक कुंडली है ना, तो उसमें विद्युत वाहक बल कितना होता है? E बराबर L di बाई डी टी। चाहो तो ऐसे फैराडे के नियम से देखो, फैराडे का नियम क्या होता था? E बराबर डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब सोचो हमने 9वें चैप्टर में पढ़ा था EMI वाले में, अरे EMI वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें 5B को हमने लिखा था LI। अगर L को बाहर ले ले तो di बाई डी टी हो जाएगा ना, तो E बराबर क्या हुआ? L di बाई डी टी। मतलब इस पे वोल्टेज कितना आया? L di बाई डी टी। VC कितना होता हो? Q बटा C। याद करो कैसे? हम जानते हैं धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। V होता है विभवांतर या विभव, तो V बराबर क्या हुआ? Q बटा C। अब बताओ प्रतिरोध के लिए क्या हुआ? VR बराबर IR। क्या हुआ? IR। तीनों उठा के यहाँ रख दो तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर भैया आपके हो जाएगा, देखो L di बाई डी टी प्लस यहाँ पर कितना? VC की जगह Q बटा C और प्लस यहाँ कितना? IR बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर जो I का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है? I बराबर होता है dQ बटा dt। होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पर हमारा एक di बाई डी टी भी है। मतलब ये क्या हुआ? आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखो तो इसको द्वितीयक अवकलन कहते हैं। जब दो बार अवकलन कर देते हैं तो इसको या तो y डबल डैश से लिखते हैं या d2q बाई dt इसको ऐसे लिखते हैं। मतलब I की जगह क्या लिख सकते हो आप? ऐसे I की जगह dq बाई dt लिख सकते हो आप। तो इसको क्या लिखते हैं? d2q बाई dt। इसको क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? द्वितीयक अवकलन है ये। तो देखो क्या लिखेंगे? L d2q बाई dt स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? देखो आपके इसको पहले लिख दो चाहो तो R dq बाई dt और प्लस कितना? Q बटा C बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखनी है, ये मैंने हालांकि आपको क्लास के अंदर भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। जैसे सरल आवत गति होती है ना, उसका एक समीकरण होता है, आपको पता हो तो देखो ये वाला ऐसा d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y और बराबर 0। ऐसा शायद किसी ने समीकरण देखा। इसको जब हल करते हो ना आप, यहाँ पर y लिख दो चाहो तो इसका जो हल है ना, वो हल होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। होता कि नहीं होता है? इस प्रकार के समीकरण को। वैसे ये जो समीकरण है कुछ ऐसा ही देखो, लेकिन ये है अवमंदित दोलन गति का समीकरण। किसका है? अवमंदित दोलन गति का समीकरण, जिसका हल क्या होता है? जिसका हल मैं आपको बताऊंगा कौन सा, वो याद रखना आपको। अब जैसे इस समीकरण का हल ये है ना, मतलब इससे इस समीकरण को निकाला था, वैसे एक समीकरण है जिससे इस पूरी समीकरण, इस टाइप के समीकरण को निकाला जा सकता है। तो इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण अवमंदित दोलन गति का समीकरण है, जिसका हल निम्न होगा। Q बराबर Q नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा भैया? थीटा। Q बराबर Q नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो एक बार अवकलन करो, Q का मान उठा के यहाँ रख देंगे। एक बार अवकलन करके dq बाई dt का मान उठा के यहाँ रख देंगे। दो बार अवकलन करके इसका मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो देखते जाओ क्या होगा। तो देखो अब इसका कुछ काम नहीं है, इसको मिटा दो। अब देखो यहाँ अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो एक बार अवकलन कर दो इसका, तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, तो dq बाई dt कितना हो जाएगा? देखो q नोट
अब देखो साइन का अवकलन होता है कोस, और टी के जो गुणा में होता है ना, वो जो टी के गुणा में वो आ जाता है गुणा में बाहर। तो क्यू नॉट ओमेगा साइन का हुआ कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। मतलब वास्तव में तरीका तो ये होता है कि एक बार कोस का कर दो और फिर इसका वापस करेंगे। तो ओमेगा टी का तो केवल ओमेगा हो जाएगा, थीटा का 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन आप सीधा कह सकते हो टी के जो गुणा में वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर गुणा में आ जाता है। एक बार और अवकलन करो तो क्या होगा, देखो देखें d2 बाई dt स्क्वायर। क्यों करें एक बार और अवकलन, यहाँ मान रखना उठा के इसलिए। तो देखो क्या होगा, माइनस का क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर। देखो देख कैसे लिखा मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो कोस का अवकलन माइनस साइन और जो टी के गुणा में ओमेगा वो गौर गुणा में आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो इन दोनों तीनों समीकरणों को उठा के वहां रख देंगे, तो L d2 बाई dt स्क्वायर। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये समीकरण उठा के रखने, L d2 की जगह माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब इसकी जगह रखा उठा के, इसकी जगह L है प्लस R dq बाई dt की जगह क्यू नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, और प्लस देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और देखो क्यू बटा सी है भैया, क्या है क्यू बटा सी। तो क्यू बटा सी की जगह क्या हो जाएगा, देखो क्यू बटा सी की जगह ये हो जाएगा आपके, देखो क्यू की जगह क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और बटा कितना हो जाएगा सी, बराबर कितना वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो भैया क्या, अब इसको आगे सोल्व करो तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, देखो क्या क्यू नॉट ओमेगा कॉमन आ रहा है। तो क्यू नॉट ओमेगा अगर हम इससे कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचेगा माइनस का ओमेगा एल, क्या बचेगा माइनस का ओमेगा एल, और ये होगा आपके साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर, यहाँ क्या होगा क्यू नॉट ओमेगा तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो देखिए क्यू नॉट ओमेगा कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा ओमेगा एल, देखो एल बच गया, एक ओमेगा बच गया, माइनस बच गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर, क्यू नॉट ओमेगा कॉमन आया तो कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर क्यू नॉट ओमेगा कॉमन कैसे ले बताओ, ओमेगा तो है ही नहीं, तो क्यू नॉट तो कॉमन आया तो बाहर चला गया, ऊपर नीचे से ओमेगा से गुणा कर दो, कैसा कर सकते हैं किसी समीकरण में, तो ऊपर वाला ओमेगा तो आ जाएगा कॉमन, नीचे वाला ओमेगा जैसे रह जाएगा, तो क्या होगा प्लस का 1 ओमेगा सी, क्यू नॉट तो बाहर चला गया, ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा किया तो 1 ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके बराबर में वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये वाली चीज़ समझ आई। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना ओमेगा एल, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं परिणीय प्रतिघात। ओमेगा एल बराबर क्या होता है एक्स एल, और 1 ओमेगा सी बराबर एक्स सी होता है, आपको बताओ है ना एक्स सी। तो देखो क्या हुआ क्यू नॉट ओमेगा, तो इसकी जगह एक काम करो साइन में इस वाले को पहले लिख दो क्योंकि ये प्लस का है, देखो, और यहाँ से या चाहो तो सीधा कर दो, एक स्टेप कम हो जाएगी। ओमेगा एल की जगह क्या रख दो एक्स एल, और 1 ओमेगा सी की जगह एक्स सी। इसमें देखो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं, और ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, तो क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये चीज़ समझ आएगी नहीं, देखो देखिए बहुत इजी हो गया, एक स्टेप कम कर दिए सीधी मैंने। यहाँ साइन कॉमन आया, यहाँ साइन कॉमन आया, एक्स सी ये एक्स एल, तो एक्स सी माइनस क्या हो गया एक्स एल, ये माइनस का वो प्लस, और क्या बचा प्लस का आर कोस ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा थीटा, और बराबर क्या हुआ भैया वी नोड साइन ओमेगा टी, क्या हुआ वी नोड साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे एक हमने वो चीज़ देखी थी, पहले देख चुके हम, फेजर आरे की मदद लेनी होगी। यहाँ देखो देखें, क्या इसको साफ कर दूं मैं, कॉपी के अंदर कर रखा, चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके आप उतार सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखो, मैं आपको कहूँ कि आपको पता हो तो अगर यहाँ बड़ा कौन है पहले तो ये बताओ, एक्स सी बड़ा है कि एक्स एल बड़ा है? एक्स सी बड़ा है यहाँ पर भैया, कौन बड़ा है एक्स सी, एक्स एल छोटा है, क्योंकि एक्स सी में से एक्स एल को घटाया जा रहा है, तो ये बड़ा होता है। तो हम हमेशा आपको पता हो तो प्रतिबाधा आरेख कैसा बनाते हैं, क्या कुछ ऐसा ही बनाते हैं क्या? यहाँ तो एक्स एल होता है, यहाँ पर कौन होता है एक्स सी होता है, क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या? देखो देखिए यहाँ पर देखो देखिए एक्स एल और एक्स सी कुछ ऐसा ही होता है क्या? देखो देखिए ध्यान से,
ऐसा नहीं होता है, इसको बनाते तो उल्टा ही है, लेकिन यहाँ तो कौन होता है, यहाँ तो होता है एक्स सी माइनस एक्स एल, ये होता है आर और ये होता है इनका परिणामी जेड, और इसका फॉर्मूला लिखा जाता है एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल होता है फाई। क्या होता है भैया, एंगल फाई होता है। ये पीछे बता दिया था मैंने, फेजर आरेख वगैरह टॉपिक वगैरह निकाल के उसमें देख लेना, पीछे बता रखा है मैंने। अब आर जो है, आर को तो यहाँ रखा, इनको यहाँ क्यों रखा, क्योंकि इनमें कालांतर हमेशा 90 डिग्री होता था, या तो 90 डिग्री आगे या 90 डिग्री पीछे, इसमें 0 डिग्री होता था। और इन दोनों की वजह से परिणामी प्रतिरोध क्या आया था, इसमें जेड आया था, जिसको हमने प्रतिबाधा कहा था। अगर भूल गए हो तो दोबारा पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लेना। तो जेड बराबर क्या हुआ, एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर प्लस क्या हुआ, आर स्क्वायर। अब एक चीज़ सोचो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर साइन फाई लूँ, क्या लूँ, साइन फाई, तो साइन फाई क्या होगा बताओ, लंब बटा कर्ण, ये फाई है, फाई के सामने वाला लंब ये होगा ना। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूँ तो ये इस प्रकार आगे बढ़ा दूँ तो ये फाई है, फाई के सामने वाला लंब ये होगा ना। तो देखो क्या हुआ, एक्स सी माइनस एक्स एल है ये वाली भुजा, एक्स सी माइनस एक्स एल, इसके समांतर ये है, तो क्या होगा एक्स सी माइनस एक्स एल बटा क्या होगा, देखो कर्ण, कर्ण क्या हुआ, जेड, क्या हुआ, जेड हुआ। अब देखो कोस पाई लूँ तो मैं, तो कोस पाई क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, देखो देखो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हुआ, देखो आधार हुआ आपका ये बड़ा आर, तो क्या हुआ आर बटा जेड। अब एक चीज़ सोचो यहाँ पर, एक्स एल माइनस एक्स सी की जगह क्या रख सकते हो आप, जेड साइन फाई नहीं रख सकते क्या, देखो एक्स सी माइनस एक्स एल बराबर जेड साइन फाई, और यहाँ आर बराबर क्या रख सकते हो, जेड कोस फाई। तो देखो क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ क्यू नॉट ओमेगा तो बाहर है ही कॉमन, और यहाँ क्या बढ़ा, यहाँ बढ़ा आपके जेड साइन फाई, और ये हुआ आपके साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये क्या हुआ प्लस का आर की जगह जेड कोस फाई, और ये हुआ आपके कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, और बराबर क्या हुआ वी नोड साइन ओमेगा टी। अब देखो भाई इसके अंदर, अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो ये तो हुआ क्यू नोड ओमेगा, और यहाँ पर एक चीज़ और कॉमन आ रही है आपके बाद, जेड कॉमन आ रहा है, तो ये जेड कॉमन ले लो, जेड क्यू नोड ओमेगा कॉमन ले लो, एक स्टेप कम कर देंगे। देखो कैसे, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, कौन सी इक्वेशन होती है, देखो ये बताओ कौन सी होगी। इसको चाहो तो ऐसे पढ़ो, इसको कोस ए कोस बी, कोस वाले को पहले लिख दो, देखो जेड कॉमन ले लिया मैंने, जेड क्यू नोड ओमेगा जेड, तो क्या हुआ ये कोस ओमेगा टी प्लस थीटा कोस फाई प्लस क्या हुआ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाई। कौन सी इक्वेशन बनी, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन बनी आपके कोस ए माइनस बी की, यहाँ प्लस आए ना, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ऐसे लिखते थे उसको, कोस ए माइनस बी बराबर क्या होता था, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा होता था, और जबकि साइन वाले में चिन्ह सेम ही होते थे, है ना। तो देखो क्या हुआ, कोस ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर हमारे प्लस आ रहा है, मतलब यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, देखो मतलब उल्टा है, देखो हाँ देखो, मतलब हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, देखो तो प्लस आ रहा है, तो हमारे यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, नीचे वाले माइनस आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया आपके वी नोट साइन ओमेगा टी। तो देखो यहाँ आएगा क्यू नोड ओमेगा जेड, और ये क्या हुआ आपके, ये हुआ कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, और बराबर क्या हुआ आपके वी नोड साइन ओमेगा टी। देखो ये छोटा हो गया फॉर्मूला। अब क्या करें, तुलना करनी है। अब इस साइन को भी क्या बनाओ आप, कोस बनाओ, ताकि दोनों तरफ दोनों पक्षों की तुलना की जा सके। तो देखो कोस कैसे बनाए इसको, अब साइन ओमेगा टी है भैया, तो साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो बताओ, देखिए कोस में लिखना चाहो तो, साइन थीटा हो तो केवल साइन थीटा हो तो, कोस में इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। देखो ऐसे क्या इस प्रकार लिखा जा सकता है इसको, कोस 90 माइनस थीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, क्योंकि 90 पे कोस साइन में चेंज हो जाता है, और माइनस ओमेगा टी आ रहा है, मतलब माइनस थीटा आ रहा है। तो देखो पहले कोऑर्डिनेट में यहाँ 90 है, 90 माइनस थीटा है, मतलब
इससे कम है 90 से, तो इसमें इसके अंदर पहले में आ जाएगा। तो पहले में कोस भी किसका होता है, प्लस का होता है, तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब एक चीज सोचो, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो देखिए बाहर कोई चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि कोस माइनस को खा जाता है हमेशा। तो देखो क्या होगा, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा, माइनस को खा जाता है ना। तो देखो अब ये लिख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, क्यू नोट ओमेगा जेड, यहाँ पर होगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, और बराबर क्या होगा, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दोनों पक्षों की तुलना करो, यहाँ वी नोट होगा है ना, गुणा में वी नोट, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो वी नोट बराबर तो क्या होगा, क्यू नोट ओमेगा जेड। तो यहाँ पर मतलब इसके बराबर में ये और कोस के बराबर में कोस, तो वी नोट बराबर क्यू नोट ओमेगा जेड है। तो जेड क्या होता है यहाँ पर बताओ, देखो जेड होता था परिणामी प्रतिरोध, इसमें बताया था चित्र में परिणामी प्रतिरोध, और ये है आपके वोल्टेज का आयाम। तो वी नोट बटा जेड क्या हुआ, क्यू नोट ओमेगा जेड, वी बटा आर। जेड वास्तव में इसका मात्रक ओम ही होता था ना, एक्स सी हो, एक्स एल हो, जेड हो, आर हो, एक्स हो, सबका मात्रक मतलब प्रतिरोध है। अब वोल्टेज बटा प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध। धारा होती है वी बराबर आई आर से, तो क्या हुआ ये धारा का आयाम आई नोट, क्या हुआ क्यू नोट ओमेगा। मतलब क्यू नोट ओमेगा की जगह आप क्या रख सकते हो, हमेशा आई नोट रख सकते हो। क्या रख सकते हो, आई नोट। एक तो ये चीज़ आई। अब यहाँ से फाई का मान निकालो, दोनों की तुलना करो, तो क्या हुआ, देखो देखिए ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई बराबर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या ये वाली चीज़ समझ आई। देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी तो कट गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, फाई माइनस पाई बाई 2। देखो देखिए फाई उधर गया तो प्लस का हो गया, ये थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा बराबर फाई माइनस पाई बाई 2। क्या ये वाली चीज़ क्लियर हुई ना। अब देखो इसके बाद में थीटा बराबर आया भैया फाइव माइनस पाई बाई 2। अब हमें धारा का सूत्र लिखना है। और किसका सूत्र लिखना है, धारा का। तो धारा का सूत्र कैसे लिखे, देखो देखिए धारा का सूत्र शुरुआत में आया था हमारे, पीछे निकालो जब अवकलन किया था 2 बार वहाँ, तो आई का फॉर्मूला क्या आया था वहाँ पर, आई का फॉर्मूला आया था आपके क्या, क्यू नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो यही फॉर्मूला था, पीछे रिवर्स करके देखो, आई को वीडियो को रिवर्स कर लो, कॉपी में देख लो। आई बराबर क्या हुआ फिर, क्यू नोट ओमेगा की जगह क्या रख दो, आई नोट, और कोस ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह क्या रख दो आप, फाइव माइनस पाई बाई 2, फाइव माइनस पाई बाई 2। अब वही वापस कहानी दोबारा दोहरा। क्या, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो आई नोट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 को पहले लिख दे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों कोस तो माइनस को खा जाता है, माइनस कॉमन ले लो। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या माइनस कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो माइनस को तो कोस खा जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पाई बाई 2 को प्लस का लिख दिया, इन दोनों को माइनस का लिख दिया कोष्ठक में बंद करके। अब देखो देख कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आई बराबर क्या आया, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस कितना 5। अब देखो ये आया आपके धारा का सूत्र। अब ये धारा का सूत्र आ गया। तो देखो वोल्टेज का सूत्र तो क्या था, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, और इसका सूत्र क्या है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब याद करो जब फेजर आरेख पढ़ा था ना, तो 3 केस पढ़े थे फेजर आरेख में, उन तीनों केसों में से ये कौन सा केस है, इसके डेरिवेशन में देखो एक्स सी बड़ा आ रहा है इससे, ये हमने अभी देखा था एक्स सी माइनस एक्सएल, मतलब ये धारितीय परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। और धारितीय परिपथ में जो धारा का सूत्र आता था ना, वो प्लस 5 आता था, क्योंकि धारा पाई बाई 2 कोण आगे होती थी। तो देखो वही यही सेम चीज़, इसको नोट करो ध्यान से, है ना। फेजर आरेख का वो केस देखो जिसमें एक्स सी बड़ा हो एक्सएल से, वही धारा का सूत्र आया। और अगर एल सी आर परिपथ के अंदर एक्स सी माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी आ जाता ना, तब ये कहानी यहाँ पर माइनस 5 आ जाता, केवल इतना ही फर्क होता। मतलब अगर आपने सब कुछ सही किया तो कहीं भी इसमें गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। प्योर गणित है ये, फिजिक्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरी गणित है ये एकदम। आपको त्रिकोणमिति आने चाहिए, और बायोलॉजी वाले कुछ कुछ फॉर्मूले याद रख लेना, कोस माइनस को कहा जाता है कैसे, जितनी भी मैंने चीज़ें बोली है, एक बार में समझ नहीं आए वीडियो को 3 बार देखो, तीसरी बार में समझ आ जाएगा। अब देखो इसके बाद भैया कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हम बता सकते हैं। कालांतर क्या हो सकता है इसमें, देखो देखिए इसमें जो अभी जो हमने जो समीकरण लिखे थे साइन फाई की और कोस फाई की, उन दोनों का अनुपात ले लो। तो साइन फाई बटे कोस फाई कर दो,
तो साइन फाई तो क्या हुआ था, याद करो, देखिए साइन फाई क्या आया था, साइन फाई हमने पढ़ा था एक्स सी माइनस एक्स एल बराबर जेड साइन फाई और आर बराबर जेड कोस फाई। दोनों का अनुपात ले लो, जेड से जेड तो कट गया ना, चाहो तो लिख दो, भी एक स्टेप बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल बटा आर, जेड से जेड कट गया तो टेन फाई बराबर कितना आया एक्स सी माइनस एक्स एल बटा आर। तो फाई बराबर कितना आया टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बटा कितना आर। देखो ये खेला खत्म। चाहो तो शक्ति गुणांक लिखना, चाहो तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा कोस फाई बराबर, कोस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं आर बटा जेड, आर बटा जेड हो जाएगा। कुछ इसके अंदर आपको वो ना आपको ग्राफ वगैरह बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं। अब इसमें एक निकालनी होती है प्रतिबाधा। क्या निकालनी होती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कैसे निकालोगे, देखो देखे जेड का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, दोनों समीकरण पड़ी ऊपर, उन्हीं से सब कुछ हो जाएगा। देखो क्या करोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो ये समीकरण एक ये समीकरण, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और बराबर हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर और प्लस कितना आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन लेते ही तो एक हो गया, तो जेड बराबर कितना आया एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका रूट। बस प्रतिबाधा डेरिवेशन खत्म। ये डेरिवेशन था भाई, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें तो आपको उल्टा इंटरेस्ट आना चाहिए क्योंकि रटने लायक चीज़ कोई है ही नहीं इसके अंदर। तो बाकी का और किसी वीडियो में कवर करवाएंगे। जिस भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा तभी हमें पता चलेगा वो लड़का पढ़ रहा है या वो लड़की पढ़ रही है।